मैं महेंद्र कुमार गुप्त, प्रवक्ता गणित, राजकीय सिटी इंटर कॉलेज गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के कक्षा 12 के छात्रों के लिए मैंने आज का क्लास अरेंज किया है। विषय है गणित और प्रकरण का नाम है समाकलन। प्रिय छात्रों, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में अवकल गणित पढ़ा था। अवकल गणित अवकलन पर डिपेंड होता है। डिफरेंशियल कैलकुलस डेरिवेटिव पर बेस्ड होता है, अर्थात कोई फलन किसी अंतराल i में अवकलनीय है तो इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि हम लोग पढ़े थे और आप लोग भी जानते हैं कि यदि कोई फलन किसी भी अंतराल में अवकलनीय होता है तो इसका मतलब है कि उस फलन के लिए f डैश का मान उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त होता है। अर्थात f(x) किसी अंतराल i में अवकलनीय है तो f डैश उस अंतराल i के प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त होता है। तो एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन उठता है कि क्या किसी अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर यदि f डैश एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है, प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त होता है, तो क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम f(x) उस फलन को प्राप्त कर सकते हैं जिसका कि f डैश हमें मिल रहा था। उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा हम डेरिवेटिव्स के एंटी डेरिवेटिव को प्राप्त करते हैं, अर्थात प्रति अवकलज को प्राप्त करते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग समाकलन कहते हैं। जी हाँ, आज हम लोग आप लोगों के समक्ष समाकलन की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि समाकलन और अवकलन में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, कैसे हम समाकलन को प्रदर्शित करते हैं मैथमेटिकल तरीके से और कैसे उसका हम हल निकालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी फलन के लिए f डैश x बराबर 4x³ दिया हुआ है, एक स्वाभाविक सा प्रश्न यह उठता है कि यदि f डैश x बराबर 4x³ तब f(x) क्या होगा। किंतु अवकलनों के अपने अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब f डैश x 4x³ है, अर्थात वह फलन f(x) क्या होगा, x⁴ होगा। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि हमने 4x³ से हमने x⁴ का मान निकाला है, अर्थात f डैश x से हमने f(x) का मान प्राप्त किया है, और इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि x⁴ 4x³ का प्रति अवकलज या समाकलन है। क्योंकि एक तो हम जानते हैं कि x⁴ बराबर 4x³ होता है, यदि f(x) बराबर x⁴ हो तो f डैश x 4x³ होता है। लेकिन कन्वर्स यदि हम कहें कि यूनिकनेस की बात करें कि यदि f डैश x बराबर 4x³ है तो केवल एक ही f(x) होगा, x⁴ यह नहीं कहा जा सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रति अवकलज है या जो समाकलन है वह अद्वितीय नहीं होता। समाकलन के प्रकार का निर्धारण समाकलन गणित में हमारे सामने आई हुई समस्याओं से होती है। एक प्रकार की समस्या ये आती है कि यदि फलन का अवकलज हमें ज्ञात हो तो हम फलन को ज्ञात करना रहता है। जब फलन के लिए f डैश x का मान
पता है हमें और एफ एक्स का मान निकालना रहता है, ये हमारी पहली समस्या है। इस स्थिति में जो समस्या का समाधान होता है वह अनिश्चित समाकलन कहलाता है या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है। दूसरी हमारे सामने ये आती है कि कुछ निश्चित प्रतिबंधों के अंतर्गत यदि किसी फलन के ग्राफ या आरेख से घिरे भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना हो, तो इस समस्या का समाधान जिस विधि द्वारा होता है, इस समस्या के समाधान के बाद जो रिजल्ट आता है वह विधि निश्चित समाकलन कही जाती है। अतः हम ये देख लिए, हमने देखा लिया कि समाकलन के दो प्रकार हुए, एक अनिश्चित समाकलन और दूसरा निश्चित समाकलन। आज के क्लास में हम लोग अनिश्चित समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। अनिश्चित समाकलन f डैश एक्स एफ एक्स निकालने का तरीका है। चूँकि हमने शुरू में बताया था कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के प्रतिलोम संक्रियाएं हैं। अवकलन हमने पढ़ा है तो अवकलन के आधार पर हम समाकलन निकालते हैं। यदि किसी फलन एफ एक्स का डी अपॉन डी एक्स अर्थात एफ एक्स का अवकलन कैपिटल एफ एक्स दिया हो, स्मॉल एफ एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कैपिटल एफ एक्स है, तो कैपिटल एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन स्मॉल एफ एक्स होगा। इसे लिखते हैं इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, एस को बीच में से थोड़ा बड़ा कर देते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स डी एक्स, डी एक्स का मतलब हो गया कि स्वतंत्र चर एक्स के सापेक्ष में समाकलन निकालना है। कैपिटल एफ एक्स इसको इंटीग्रैंड कहते हैं, अर्थात यह समाकल्य है। फलन कैपिटल एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन यह बराबर होगा स्मॉल एफ एक्स। चूंकि समाकलन समेशन बेस्ड होता है, समाकलन का मतलब इंटीग्रेशन, मतलब एकीकरण समेशन योग के रूप में, और योग को हम इंग्लिश में सम कहते हैं। सम समेशन का एस ले लेते हैं और एस को बीच से थोड़ा सा लंबा हम खींच के बना देते हैं, तो वही साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। निश्चित समाकलन को पढ़ने के लिए कुछ प्रमेय की आवश्यकता होती है। हम यहाँ 3 प्रमेयों को देखेंगे। इन प्रमेयों की सहायता से ही अनिश्चित समाकलन के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हम प्राप्त करेंगे। इन प्रमेयों में पहला प्रमेय ये कहता है कि यदि कोई फलन ऐसा है कि उस फलन पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ऑपरेशंस एक ही साथ ऑपरेट हो रही हों, अर्थात उस फलन पर उस फलन का अवकलन और समाकलन दोनों निकालना हो एक साथ, तो यह प्रमेय एक कहता है कि यदि किसी फलन एफ एक्स के लिए डी अपॉन डी एक्स हम निकालें और उसके बाद जो आता है उस पर हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें, किसी फलन स्मॉल एफ एक्स पर अवकलन और समाकलन दोनों हो, तो हमें अंत में केवल वह फलन एफ एक्स ही प्राप्त होगा। अर्थात एफ एक्स फलन पर अवकलन समाकलन हो या समाकलन और अवकलन हो, अंत में हमें वो फलन ही बस बच जाता है। दूसरा हमारा प्रमेय ये कहता है कि दो फलनों के योगफल का हमें समाकलन निकालना हो, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स और डी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स। दो फलन हैं, एफ एक्स है पहला फलन, जी एक्स है दूसरा फलन, दोनों का
योगफल है और इस योगफल का इंटीग्रेशन करना है dx अर्थात x के सापेक्ष। यह प्रमेय कहता है कि यदि दो फलनों fx प्लस gx का x के सापेक्ष समाकलन निकालना हो तो हम पहले fx का x के सापेक्ष समाकलन निकालें, फिर gx का x के सापेक्ष समाकलन निकालें और फिर इन दोनों प्राप्त समाकलनों को आपस में योग कर दें। अर्थात मैथमेटिकल तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन fx प्लस gx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन fx dx प्लस इंटीग्रेशन gx dx। तीसरा हम प्रमेय जो यहाँ लिखे हैं उसमें एक अचर का एक फलन के साथ गुणनफल और उस गुणनफल का किसी चर के सापेक्ष समाकलन निकालना हो तो ये प्रमेय कहता है कि हम दिए गए फलन का ही समाकलन निकाल दें उस चर के सापेक्ष और उस समाकलन जो प्राप्त समाकलन हुआ उसमें हम उस अचर का गुणनफल कर दें। अर्थात मैथमेटिकल गणितीय रूप से यदि कहें कि इंटीग्रेशन c इंटू एफ एक्स, सी एक अचर है, एफ एक्स एक फलन है, इन दोनों का गुणनफल हुआ c इंटू एफ एक्स और इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन निकालना है। तो इसका मान पहले हम इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स कर लें अर्थात एफ एक्स का x के सापेक्ष समाकलन कर लें और समाकलन को प्राप्त करने के बाद उसमें हम दिए गए अचर c का गुणा कर सकते हैं। इस तरह से हम समाकलन गुणनफल अचर और फलन के गुणनफल का समाकलन निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि c x से इंडिपेंडेंट होता है तो हम c को, चूंकि समाकलन तो x के सापेक्ष करना है और c x से इंडिपेंडेंट है तो हम c को समाकलन से बाहर ले सकते हैं। मूल कॉन्सेप्ट यही है इस तीसरे प्रमेय का। यदि एक फलन है और उसके साथ अचर गुणा है तो हम अचर को बाहर निकाल कर केवल फलन का दिए गए अचर के सापेक्ष समाकलन कर लेते हैं।